तो 1885 से लेकर तुम्हारा बीच में हम लोग देखते हैं 1951 के बीच तक का जो जो प्रमुख आंदोलन हुआ है उसको में हम लोग हल्का हल्का चर्चा देख ले रहे हैं, है ना। तो तुम्हारा सबसे पहले गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ था, तुम्हारा होम रूल आंदोलन। होम रूल के बाद अच्छा गोलमेज सम्मेलन क्या है और कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ है, ये पता है? ये नहीं मालूम। तीन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है और उसका टेबल गोल गोल रहता था, इसीलिए उसका नाम दिया है गोलमेज सम्मेलन। फिर हम लोग देखेंगे लखनऊ पैक्ट, फिर देखेंगे हम लोग गांधी इरविन समझौता, फिर रॉलेट एक्ट क्या है, पूना पैक्ट क्या है। देखो ये सब तुमको जानना है। रॉलेट एक्ट क्या है बताना। रॉलेट एक्ट में अवध वाला चर्चा था ना, अपील वकील और दलील का अधिकार। ये सर। और पूना पैक्ट क्या है, यह पूना पैक्ट किसके बीच में समझौता हुआ था बताओ। यह समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। जिस तरह से इस्लाम को लेकर मुसलमान को लेकर अलग देश की मांग की गई थी, उसी तरह से दलित को लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर अलगाववाद में चल रहे थे। धीरे धीरे वह भी अलग देश की ही मांग कर बैठते। तो पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच में यरवदा जेल के बीच में एक समझौता था, जिसके तहत हिंदुओं से दलित को अलग नहीं किया गया। जो निर्वाचक मंडल है ना, निर्वाचक मंडल, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री में कि मुसलमान के लिए अंग्रेज अलग निर्वाचक मंडल कर दिया था, उसी तरह से दलित के लिए वो अलग किया था। तो यही इसको रोकने के लिए किया गया था। फिर हम लोग पढ़े हैं खिलाफत आंदोलन, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, चौरी चौरा का कांड क्या है, शिमला सम्मेलन क्या है, स्वराज पार्टी क्या, और भूदान आंदोलन क्या है। भूदान आंदोलन अभी हाल फिलहाल का हजारीबाग में विनोबा भावे के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें गरीब लोगों के लिए जमीन दान देने का क्या किया गया, आह्वान किया गया था। अच्छा आ जाओ आप यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। इसके संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि क्या कहलाते हैं, एओ ह्यूम। ये कहाँ के रहने वाले थे? यह हम एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो कि सेवानिवृत्त हो गए, और यह रहते कहाँ थे? स्कॉटलैंड के। स्थान कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और जिस समय में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, उस समय में भारत में वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नामकरण किया। और पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब होम रूल लीग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। होम रूल लीग की प्रेरणा कहाँ से मिला था? आयरलैंड से मिला था। आयरलैंड ब्रिटेन के तहत औपनिवेशिक देश था। और आयरलैंड वाले लोग अपना डिमांड किए कि ब्रिटेन के महाराजा या जो साम्राज्य है उसकी अधीनता स्वीकार करते हुए हमको क्या दिया जाए? स्वायत्तता दिया जाए। तो आयरलैंड के आंदोलन से प्रभावित था क्या? होम रूल आंदोलन। एनी बेसेंट जब आई है, तो एनी बेसेंट जो है वह भारत में कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें अपना विचार रखी थी कि आयरलैंड के लोगों को आजादी दी गई है, तो आपको भी ऐसी आजादी मानना चाहिए। तो कांग्रेस वाले सहमत नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक थे, वह इनकी बात को सुने और सोचे कि अच्छा मौका है, हमको क्या करना चाहिए, इसका शुरुआत करना चाहिए। और यही इसको क्या किए, शुरुआत कर दिए। बाल गंगाधर तिलक कहाँ पे शुरुआत किए? बेलगांव में। और जब बेलगांव में शुरुआत किए, तो उसके बाद में एनी बेसेंट क्या की, दक्षिण भारत से इसका शुरुआत की। तो होम रूल लीग का दो अलग अलग संचालक थे। एक एनी बेसेंट, यह अखिल भारतीय स्तर पर थी। और तुम्हारा बेलगांव पुणे में कौन हो गए? बाल गंगाधर तिलक हो गए। अब रॉलेट एक्ट क्या है? 19 मार्च 1919 को यह काला कानून था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार करा जा सकता था। और जो आदमी वो गिरफ्तार होता था, वह अपना वकील नहीं रख सकता था, और मुकदमे के खिलाफ कोई अपील भी नहीं कर सकता था। और जज जब उसको सजा सुना रहा फांसी का, तो उसको कोई दलील देने का भी अधिकार नहीं था। नहीं। मतलब सोचो, वकील, अपील और दलील, यहाँ से हमारा क्या बना, अवध बना था। हम लोग एक ट्रिक निकाले थे ना इसका, क्या निकाले थे? अ व द, यानी अ का मतलब क्या हो गया, उसको कोई वकील नहीं रखना है, अपील नहीं कर सकता, सॉरी। यहाँ से वो अपील नहीं करेगा, यहाँ से वो वकील नहीं रखेगा, द से वहाँ कोई दलील नहीं देगा। तो यही हमारा क्या, रॉलेट एक्ट।
तो रॉलेट एक्ट का जो विरोध कर रहे हैं, कौन कौन प्रमुख रूप से विरोध कर रहे थे? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो सैफुद्दीन किचलू, इसका तो विरोध बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन सबसे पहला जो गिरफ्तारी है 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड देखो लागू कब हुआ था? यह 19 मार्च को लागू हुआ। क्या? रॉलेट एक्ट। मतलब होमवर्क दे दिए, कल आना है, आप बुझा जाना है ना, बना कर आना, ठीक है। 19 मार्च को हुआ। और उसके खिलाफ में 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? जलियांवाला बाग में एक जन सम्मेलन हुआ। ऐसा दिख रहा है तुम लोग को? इस जन सम्मेलन में बहुत सारे लोग आए और अपने विचार को रख रहे थे, व्यक्त कर रहे थे इसके विरोध में। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। यह सभा शांतिपूर्ण विरोध कर रही थी, पर जनरल डायर ने इस पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। गोलियां चलवा दी तो लगभग हजारों लोग क्या हुए? सभा में ही मारे गए। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। सरकारी रिपोर्ट में इसमें 379 व्यक्ति मारे गए थे, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का क्या किया था? सहयोग किया था। अब देखो तुम्हारा ये आंदोलन में आ जाए, तुम्हारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन तुम्हारा 1919 में हुआ है। तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन में यह अफवाह नहीं, ये बात सही थी कि तुर्की की हार के बाद में जो ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिशर्स ने खलीफा का पद को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तो खलीफा का पद समाप्त करने के विरोध के कारण यह आंदोलन शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में भारत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। अब देखो उसके बाद तुम्हारा आता है क्या? असहयोग आंदोलन। इस सबका डेट याद रखते जाना। ये 1919 में तुम्हारा हुआ है। और तुम्हारा अब इसके बाद में क्या आ रहा है? 1920 में। तो 1920 में कौन सा आंदोलन है? असहयोग आंदोलन। तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। जब शुरू किया गया तो 1922 में चौरी चौरा का क्या हुआ? कांड हुआ। तो चौरी चौरा कौन सा जगह पर है? यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? हाँ, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों के गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी। ये एक तरफा देता है ना। इसमें लिखा है क्या कि 23 पुलिस वालों की क्या हो गई? मौत हो गई थी। हुआ क्या था कि पुलिस जो 23 जो पुलिस वाले मारे गए वो सारे के सारे कौन थे? भारतीय थे। उसमें कोई भी अंग्रेज सिपाही नहीं था। जो भारतीय सिपाही थे, उसका जो नेतृत्व करने वाला है, उसने कहा कि तुम्हारी आंदोलन को हम अवैध घोषित करते हैं। और जो भीड़ बुलाई गई थी, उस भीड़ में ये लोग क्या क्या, जनरल डायर का ऐसा हुक्म दिया कि गोली से भून डालो। तो सबसे पहले थाना के जो कर्मचारी हैं वह लगातार फायरिंग करने लगे। तब तक फायरिंग किए जब तक कि उनकी सारी गोलियां खत्म नहीं हो गई। जब गोलियां खत्म हो गई तो वो लोग अब भीड़ से बचने के लिए क्या किए? थाना के अंदर घुसकर दरवाजा पर लगा लिए। और उसकी गोलीबारी में 11 लोग तत्काल मारे गए। 50 से ज्यादा लोग क्या हो गए? घायल हो गए। जब घायल हो गए तो घायल होने के दरमियान में वह वे लोगों की जब गोलियां खत्म हो गई, जब थाने के अंदर वो लोग बंद कर लिए दरवाजे को, तो गुस्साई भीड़ में से एक आदमी बगल का राशन का दुकान से मिट्टी का तेल उठा कर ले आया और दरवाजे पे मिट्टी तेल उझर कर क्या किया? आग लगा दिया। आग लगा दिया तो जनरल डायर का जैसा जो हुक्म दिया था गोली बरसाने का, वह आदमी दरवाजा खोला और बाहर भागा। फिर से भीड़ इसको पकड़कर दरवाजे के अंदर बंद कर दी। और इस तरह से 23 पुलिस कर्मचारी क्या हो गए? जिंदा जलाकर मार डाले गए।
और 23 कर्मचारी जो मारे गए उसमें जो पुलिस का कप्तान था, उसकी पत्नी का घर थाना का बगल में था और बच्चे भी थे उसके। भीड़ उसको जरा सा भी हाथ नहीं लगाया। और यह घटना क्यों हुआ था? क्योंकि भीड़ जब अपना आंदोलन कर रही थी, तो भीड़ में से सारे लोग गांधी टोपी लगाए थे। उसमें से एक आदमी का टोपी को छीन लिया और अपने पांव के तले क्या दिया, कुचल दिया। उसी का परिणाम स्वरूप यहाँ हिंसा भड़की थी। ये तो चौरी चौरा वाला कांड हो गया। कहीं कहीं 22 लिखा रहता है, चेक कर लेना, एनसीईआरटी में 22 लिखा है कि 23 लिखा है ना। अब देखो, अब दूसरा हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी नेतृत्व कौन किए है? महात्मा गांधी जी की है। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को इसने कैसा किया? दांडी तक पैदल यात्रा की और नमक बनाकर कानून को क्या किए, तोड़ दिए। कौन सा कानून को? नमक बनाना अवैध था। नमक बनाने का कानून किसके पास था? सिर्फ अंग्रेज के पास था। उस कानून के ये लोग तोड़ दिए, इसीलिए इसको कहा गया सविनय अवज्ञा, क्योंकि यह आदर के साथ अवज्ञा किए, इसलिए कहलाया सविनय अवज्ञा। तो 31 जनवरी 1930 को क्या हुआ? गांधी जी मांग किए और उसमें से वह 11 सूत्री मांग की। वाला एग्जाम में रहेगा 11 क्या क्या डिमांड था, वो तुमको देखना होगा और रटना पड़ेगा कि कौन कौन सा डिमांड किए थे। 11 डिमांड क्या था? तो उस समय का वायसराय कौन है? लॉर्ड इरविन है। वह क्या किया? बोला हाँ 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 मिलाया है, लेकिन कोई भी मांग को वह माना नहीं है। जब कोई भी मांग को नहीं माना है तो परिणाम में क्या हुआ? गांधी जी उसको खबर किए कि हम आपके कानून को तोड़ने जा रहे हैं और हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। उसी आंदोलन का नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिविल डिसोबीडिएंट और मूवमेंट। तो एग्जाम में रहेगा सीडीएम। क्या रहेगा? सीडीएम, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। हो गया हमारे पास में। अब देखो, गोल में सम्मेलन। इसी बीच में तुम्हारा 3 गोल में सम्मेलन हुआ, 1930, 1931 और 1932। इसमें सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। पहला क्वेश्चन आता है इसमें से, कौन सा सम्मेलन में हिस्सा लिया था। जो दूसरा हमारा सवाल है, इसका नाम क्यों पड़ा गोल में? गोल में नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक टेबल जो है वो कैसा था? गोल था। इसमें अलग अलग प्रतिनिधि बैठते थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? गोल में सम्मेलन हुआ। अब पहले गोल में सम्मेलन का भूमिका हल्का सा बता देते हैं। अंग्रेजों की नीति क्या थी? वोट डालो और राज करो। तो कांग्रेस जब पार्टी का गठन हुआ तो हम लोग पढ़े हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो गठन हुआ एक सेफ्टी वॉल के रूप में हुआ था। सेफ्टी वॉल का मतलब क्या था? कि भारत का जनता में जो भी असंतोष है वह हिंसक विद्रोह का रूप नहीं ले ले, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ और इसके नेताओं को इशारा दिया गया कि आप प्रार्थना कीजिएगा, पत्र लिखिएगा, हाथ जोड़कर करबद्ध याचना कीजिएगा कि हुजूर फांसी पे नहीं लटका, और हम लोग क्या करेंगे? तुम्हारी मांग को विचार करेंगे। इसके बहाने से जनता क्या करेगी? विद्रोह नहीं करेगी। तो इसी कारण कांग्रेस का शुरुआती दौर में देखते हैं कि कांग्रेस का जो शुरुआती नेतृत्व है वह नरम दल से था। कौन सा दल से? नरम दल से। वह अंग्रेजों के खिलाफ जब भी विरोध करता था तो वह दया और याचना का सहारा लेता था, जिसके कारण धीरे धीरे कांग्रेस में और भी जो नेतृत्व, जो युवा नेता है, वह क्या किए? खिलाफ होते गए और बोले कि हमको यहाँ नरमी दिखाने से काम नहीं होगा, हमको यहाँ गर्मी दिखाने से काम होगा। तो वो लोग गरम दल के नेता कहलाए। अब सबसे बड़ी बात है तो 1930, 31 और 32 में कि जो गोलमेज का जो सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी की भूमिका क्या थी? तो गांधी जी की भूमिका 1915 के बाद होती है, क्योंकि भारत में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ उस समय गांधी जी नहीं थे भारत में। गांधी जी का कोई भी भूमिका भी नहीं था। और 1915 के पहले गांधी जी का भारत में कोई नाम नहीं था, क्योंकि वह दक्षिण अफ्रीका में थे। तो 1915 के पहले ही जो अंग्रेज की जो सरकार है वह भारतीयों में फूट डालो और शासन करो के नीति के तहत मुस्लिमों को धर्म के आधार पर अलग निर्वाचक मंडल दे चुकी थी। दे चुकी थी का मतलब हिंदू का बोला गया था कि ये हिंदू वाला जहाँ बहुल है वहाँ हिंदू का नेता लड़ेगा चुनाव, और जहाँ पे आबादी मुस्लिम है वहाँ खाली और खाली कौन नेता लड़ेगा? मुस्लिम नेता लड़ेगा। तो देखो, ये 1915 में महात्मा गांधी के आगमन के पहले ही
मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था, जिसका एक भी भारतीय नेता विरोध नहीं किया, क्योंकि सारा भारतीय नेता उस समय कौन सा था, नरम दल का था। यानी वो लोग, कांग्रेस का जो भी नेता है वह अंग्रेजों का चमचा था। वह ये नहीं समझ पाया कि धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल जो दे रहे हैं वह आगे आने वाला समय में भारतीय जनमानस को दो गुटों में विभाजित कर देगा। हिंदू को हिंदू के रूप में और मुसलमान को मुसलमान के रूप में। जबकि इतिहास बताता है कि अकबर मुगल शासन 300 साल रहा, जिसमें इस्लाम और हिंदू एक साथ रहे। और इस मुगल काल के पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत देखते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में भी हमारा इस्लाम का शासन रहा, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक ही साथ रहे। और हम लोग प्रथम अगर मुस्लिम आक्रमण देखते हैं, जो मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था, जो राजा दाहिर को हराया था, वह राजा दाहिर को सिंध में हराने के बाद में अपना इस्लाम का शासन स्थापित किया, और वहां भी हिंदू और मुस्लिम कैसे रहे, एक ही बनकर रहे, कोई अलग अलग बनकर नहीं रहे। लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पाई कि अंग्रेज अगर भी इस्लाम के नाम पर पृथक निर्वाचक मंडल दे रहे हैं, यानी वह देश को क्या कर रहे हैं, बंटवारे की तरफ में ले जा रहे हैं। कब की बात है, 1915 के पहले। 1915 के पहले इसको अलग अलग निर्वाचक मंडल दे दिया गया। अब वहां से देखो, जब 1915 के बाद जब गांधी जी आए, तो 5 साल तक वह भारतीय जनमानस का क्या समझे, भावना को समझे। तो जैसे दांडी मात्रा का जो याद यात्रा जो है। Ana, Ana Chico, olha Chico, olha Chico, olha Chico ali, olha Chico ali. Ah, olha Chico, olha Chico ali. अच्छा, ये एक मिनट रुक जाओ। लक्ष्मी हेम्ब्रम Olha और लक्ष्मी Chico. बॉय कौन है ये? अच्छा, कौन है वो? अच्छा, हाँ हाँ, वो है लक्ष्मी। ठीक ठीक है। ठीक है, हमारा क्या टॉपिक चल रहा था यहाँ पे? ठीक है, देखो, तो तीनों गोल में सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? लंदन में हुआ था। तो लंदन में हुआ था, तो देखो गोल में सम्मेलन का पहले पृष्ठभूमि हम बता रहे हैं। पृष्ठभूमि में क्या है कि इस्लाम के तहत में पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया और लड़वा दिया हिंदू को मुसलमान से। ये 1915 के ही पहले हो चुका था। लेकिन 1915 में क्या हुआ, महात्मा गांधी आ गए। आने के बाद में इस बार क्या किया अंग्रेज, सोचा कि खाली मुस्लिम को लड़वाने से उतना मजा नहीं आ रहा है, चलो हम पंजाबी को लड़वाएं, हम दलित को लड़वाएं, हम पासवान को लड़वाएं, हम आदिवासी को लड़वाएं। अब वो क्या क्या पता है, अलग अलग समुदाय, जैसे कि पंजाबी समुदाय, दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय, इस तरह से अलग अलग समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया, और कांग्रेस को बोला कि तुम जो सो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हो। तुम खाली हिंदू का पार्टी है, और किसका पार्टी है, ब्राह्मण का पार्टी है। और भारत एक अलग देश है ब्राह्मण का, फिर भारत पंजाबी का एक अलग देश है, भारत में दलित रहने वाला का एक अलग देश है, भारत में मुस्लिम रहने वाला का एक अलग देश है। और सबका नेता कौन होगा, अलग अलग होगा। इस तरह से गोलमेज सम्मेलन क्या किया, अलग अलग नेता को बुलावा दिया। और उसको क्या बोला, जैसे कि दलित का नेता किसको बोला, अम्बेडकर पर, वो बोला क्या कि नहीं, भारत का मतलब खाली, भारत का मतलब सारा नहीं, भारत का मतलब ब्राह्मण अलग है, दलित अलग है, आदिवासी अलग है, मुसलमान अलग है। ऐसा ऐसा ना 100 गो नेता को पैदा कर दिया, कौन, अंग्रेज। और ना वहां पर वो बुलाया, और बुलाने के बाद में क्या किया कि अलग अलग नेता को बोला कि जैसे हम मुस्लिम को अलग निर्वाचन मंडल दिए हैं, उसी तरह से पंजाबी जो है उसको अलग निर्वाचक मंडल देंगे, दलित को अलग निर्वाचक मंडल देंगे, आदिवासी को अलग निर्वाचक मंडल देंगे। तो देखो गांधी जी जैसे ही आए ना, वैसे ही वो समझ गए कि अंग्रेज क्या कर रहा है, भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने के लिए पृथक पृथक निर्वाचक मंडल दे रहा है। और ये जितने सारे नेता थे वो बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्योंकि ये जैसे अम्बेडकर हैं, तो वो अगर भी दलित का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इनके मन में यह भावना जग गया कि जैसे मुसलमान का अलग हो जाएगा, उसी तरह दलित का नेता हम रहेंगे सर्वमान, और वह क्या होगा, एक अलग रहेगा।
पंजाबी भी अलग बोल दिया कि हमारा अलग रहेगा। बहुत सारा समुदाय ईसाई अलग बोल दिया है। उसके बाद में तुम्हारा एंग्लो इंडियन का नाम सुने होगा, जिसका जिसका सीट रिजर्व होता था भारत का संसद में, 3 सीट रिजर्व होता था ना। एंग्लो इंडियन का मतलब है कि उसके मम्मी उसके पिताजी कौन है, यूरोपीय है, और माता कौन है, भारतीय है। उसका बच्चा को बोल दिया कि तुम भारत का नहीं है, तुम एंग्लो इंडियन है, तेरे लिए अलग सीट करेंगे। इस तरह से क्या क्या गोलमेज सम्मेलन ने बुलावा दिया। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में, जिसका गांधी जी क्या किए, विरोध किए। साफ साफ विरोध किए कि आप इसको क्या कर रहे हैं, लड़वा रहे हैं, और आप हमें फूट डलवा रहे हैं, इसलिए इस सम्मेलन का हम बहिष्कार कर रहे हैं। और इसका कहना था कि पूरे ब्रिटेन का विरोध में भारत का प्रतिनिधि जो है सो एक नेता और एक देश, यानी कि एक देश का एक नेता बन के जाएगा। चाहे वो इस्लाम से जाए, चाहे वो ईसाई से जाए, चाहे वो हिंदू से जाए, जो उस देश से जाए। लेकिन ये लोग क्या क्या प्रथम गोल में सम्मेलन बुलवाया, मुस्लिम को बुलवाया, दलित को बुलाया, पंजाबी को बुलाया, इस्लाम को बुलवाया, और कांग्रेस पार्टी विरोध में वहां नहीं गई। जो नहीं गई तो 1930 का सम्मेलन क्या रहा, बिना कांग्रेस का अब लिए में हो गया। अब 1931 में क्या हुआ कि गांधी जी जो सो बहुत ज्यादा उनका फेमस होते जा रहे थे, अंग्रेज डर गई। तो जब अंग्रेज डर गई तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करेंगे, है ना। क्लास में है, कोचिंग में क्लास ले रहे हैं, क्लास बाद में बात करते हैं। ठीक, 1.5 2 घंटा बाद। ठीक है। अब देखो 1931 में दोबारा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ ना, तो ये लोग गांधी जी को बोला कि आइए ना, हम आपकी बात को मानते हैं। तो गांधी जी वहां गए, तो जैसे ही गांधी जी गए, वैसे ही पीछे से ये लोग आम्बेडकर को, मुस्लिम को, दलित को, ईसाई को, और भी कई सारा जो समुदाय है ना, उन लोग का नेता को बुला लिया। तो गांधी जी बोले कि आप ये जो सम्मेलन रख रहे हैं, उसे पूरे भारत का प्रतिनिधि एक ही आदमी करेगा। तो कांग्रेस एक पार्टी है, तो कांग्रेस की तरफ से हम कर रहे हैं। तो वहां अंबेडकर जी और बाकी का नेता लोग लड़ पड़ा, बोला नहीं, आप ठेका नहीं ले रहे पूरे भारत का। दलित का नेता हाँ हाँ, दलित का बात आप नहीं रख सकते, दलित का बात कौन रखेंगे, अंबेडकर रखेंगे। पंजाबी का बात कौन रखेगा, पंजाबी नेता। बाकी समुदाय का कौन रखेगा, बाकी समुदाय। तो गांधी जी यहाँ पे क्या हो गए, नाराज हो गए फिर से, ये अंग्रेज बहका रहा, और ये लोग क्या हो रहा, बहक रहा है। और उसमें क्या किया कि अंग्रेज से ये लोग डिमांड किए, अंबेडकर जी भी डिमांड किए कि जैसा आप मुस्लिम को अलग निर्वाचक मंडल दिए, वैसे ही आप हमको भी अलग निर्वाचक मंडल दीजिए। तो अलग निर्वाचक मंडल दीजिए, तो से वो क्या हुआ, राजी हो गया। राजी हुआ, वो तो यही चाहता ही था। जब राजी हो गया तो मुस्लिम का जैसे अलग निर्वाचक मंडल था, उसी तरह से भारत में दलित का अलग निर्वाचक मंडल दिया गया। और अलग निर्वाचक मंडल देने के बाद में दलित समुदाय को, जैसे हमारे यहाँ एक आदमी और एक वोट दे सकता है ना, तो उस समय दलित समुदाय को एक आदमी को 2 वोट देने का अधिकार दिया गया। बोला कि पहला वोट जो है सो आप नॉर्मल जो पंडित पंडित चुनाव लड़ेगा उसमें आप दे दीजिएगा वोट, और दूसरा कि दलित का क्षेत्र में खाली दलित का नेता खड़ा होगा, और उसको कोई भी हिंदू समुदाय का आदमी वोट नहीं दे सकता है। उस दलित समुदाय के नेता का वोट कौन देगा, खाली दलित देगा। तो दलित को 2 वोट देने का अधिकार दिया गया। तो पूरी तरह से गांधी जी समझ गए कि जैसे मुस्लिम को धर्म के नाम पर अलग कर दिया, उसी तरह से दलित को हिंदू समुदाय से लोग क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। भारत टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। तो जितने नरमवादी जो नेता थे वह नहीं समझे, सिर्फ गांधी जी इस चालाकी को समझे। और गांधी जी जब चालाकी को समझे, तो गांधी जी पहले विरोध किए, कई बार चिट्ठी लिखे अंग्रेज की सरकार पे, कोई भी गूंज नहीं, सॉरी, कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। तो इनको असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्या थे, शुरू कर चुके थे। तो शुरू कर चुके थे, तो इनको जेल में बंद किया गया था। जेल में बंद किया गया था, वो जेल का नाम था यरवदा जेल। तो यरवदा जेल में बंद थे। और जब दलित को अलग निर्वाचक मंडल का घोषणा कर दिया गया, तब यह अंतिम चिट्ठी लिखे कि यह मेरे प्राणों का त्याग है। हम प्राणों के त्याग कर दे रहे हैं इस नीति के खिलाफ कि आपने दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल देकर हिंदू से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, और आप यहाँ लड़वा रहे हैं, इसलिए हम अन्न और जल का त्याग करते हैं। तो 5 दिन वह लगातार क्या रहे, उपवास में रहे। अंग्रेज गांधी जी की लोकप्रियता से काफी घबरा चुकी थी। जेल में जब उनके आमरण अनशन का खबर फैला, तो पूरे भारत में हाहाकार हो गया। जब हाहाकार हो गया, तो अंग्रेजों को 1857 की जैसी क्रांति होने का क्या था, डर था। तो अंग्रेज बोले कि हम आपकी मांग को स्वीकार करेंगे, लेकिन दलित की मांग कौन उठाया, अम्बेडकर ही तो उठाया है। तो आपको तो अम्बेडकर से बात करना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर ही बोल रहे हैं कि हमको अलग निर्वाचन मंडल दो।
तो पूरे भारत में गांधी जी के समर्थन में हजारों लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन अम्बेडकर जी गांधी की बात को मानने को राजी नहीं थे। उनका कहना था कि दलितों को 2 वोट देने का अधिकार है, वह एक ब्रह्मास्त्र के जैसा है, और इससे हिंदुओं से क्या होगी, हमारी रक्षा होगी, जो हमारा हजारों साल से जो शोषण हुआ है उससे खिलाफ हम जाएंगे। मतलब धीरे धीरे यह अलगाववाद की तरफ में अम्बेडकर क्या होते हैं, बढ़ चुके थे, और अंग्रेजों के फूट डालो और शासन करो की नीति का यह अच्छे खासे शिकार हो चुके थे। लेकिन भारतीय जनमानस में भारतीय जनता का असीम जब गुस्सा आया, अखबार में छपने लगा कि अगर गांधी जी की मृत्यु होती है तो अंबेडकर जी को माफ नहीं किया जाएगा, तो अंबेडकर जी भारतीय जनमानस के काफी दबाव में आकर क्या हो गए, झुक गए। झुक गए और गांधी जी से वार्ता करने को राजी हुए। तो गांधी जी किस जेल में बंद थे, यरवदा के जेल में बंद थे। यही वजह है कि गांधी जी के पास में यरवदा जेल इनको जाना पड़ा अंबेडकर को, और वहां पर एक अंग्रेज ऑफिसर के देख रेख में दोनों के बीच में बातचीत हुई और यह समझौता हुआ। समझौता में यह कहा गया, गांधी जी इसको बोले कि हम तुम्हारा जो सीट है 71, उसके जगह 143 दे देंगे, 148 दे देंगे, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल नहीं देंगे। और वहीं से दलित तो वो क्या बोले कि हम दलित के लिए आरक्षण देंगे, जो कि 10 साल तक लागू रहेगा, और 10 साल में अगर सुधार नहीं हुआ तो फिर इसको 10 साल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को तुमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो तो आम्बेडकर हैं वह नहीं चाहते हुए भी भारी मन से पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को क्या किए, त्याग दिए। बदले में इनको 73 सीट की जगह 143 सीट मिला, और 10 वर्षों बाद क्या मिला, आरक्षण मिला, और इनको त्यागना क्या पड़ा, इनको पृथक निर्वाचक मंडल त्यागना पड़ा जो कि मुस्लिम को दिया गया था, और एक आदमी को 2 वोट देने का अधिकार भी क्या कर दिया, क्या त्याग देना पड़ा। तो इस वजह से जो गांधी जी और जो अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ वह कहलाया पूना पैक्ट। याद रखना क्या कहलाएगा, पूना पैक्ट। तो सवाल रहेगा, पहला सवाल यह है कि पूना पैक्ट गांधी जी और किसके विरोधी के बीच में हुआ था। तो गांधी जी और कोई अंग्रेज के बीच में समझौता नहीं हुआ था, किसके बीच में हुआ था, भीमराव अंबेडकर बीच में। दूसरा सवाल है कि महात्मा गांधी और अंबेडकर भी के बीच में पूना पैक्ट का समझौता यरवदा जेल में ही क्यों हुआ था, वह किसी अंग्रेज के ऑफिसर के दफ्तर में क्यों नहीं हुआ। तो इसका जवाब क्या दोगी, दे चुके हैं, क्योंकि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण गिरफ्तार होकर यरवदा के जेल में बंद थे, और ब्रिटिश की सरकार जेल में ही समझौता कराकर समाज को यह एहसास दिलाना चाहते थे कि गांधी जी तुम्हारा भले कितना बड़ा नेता क्यों नहीं है, वह हमारे जेल के अंदर यानी मेरे नियम से बाहर नहीं गया है। और तीसरा कारण है कि महात्मा गांधी भी यरवदा जेल में ही समझौता इसलिए करना चाहे क्योंकि वह एक प्रतीक के रूप में पूरे विश्व को यह संदेश देना चाहते थे कि जेल की सलाखों के पीछे आप हमको बांध देंगे, फिर भी हम में वह जुनून है, वह हैसियत है कि हम जेल की सलाखों के पीछे रह कर भी आजादी की लड़ाई को क्या कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। तो गांधी जी का अपना तर्क था और अंग्रेज का अपना तर्क था। तो पूना पैक्ट का भूमिका समझ में आ गया। जो बोल रहे हैं वो एक एक लाइन लिख लेना, क्योंकि वो सब 3-4 दिन का इग्नू का जो नोट्स में पढ़े हैं वही है, कोई एक्स्ट्रा अपने मन से हम लोग नहीं बोल रहे हैं। ये सबसे ऑब्जेक्टिव रहता है कि दलित को कितना वोट का अधिकार मिला था, तो 2 वोट। और सबसे एक इम्पोर्टेंट होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं कि गांधी जी ने जब पृथक निर्वाचन मंडल जब दिया गया दलितों को तब उसका विरोध किया, तो फिर जब मुस्लिम को दिया गया था पृथक निर्वाचन मंडल उसका विरोध क्यों नहीं किया। ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन समझ में आया। सर हाँ बताओ। मेरा में वीडियो शेयर नहीं हो रहा है सर। शेयर नहीं हो रहा, किसी को वीडियो नहीं हो रहा क्या शेयर। तुम लोग के स्क्रीन पे तभी से क्या, बोल रहा है सर। अच्छा स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा, बोलो तो कोई। गोलमेज सम्मेलन। हाँ तो गोलमेज सम्मेलन है तो यानी शेयर हो रहा है, तुम्हारा इंटरनेट वो हो गया है, खत्म हो गया है चंपा। नहीं दिख रहा है सर। हाँ बाबू, तुम्हारा इंटरनेट का स्पीड कम है इसलिए नहीं दिख रहा है। देखो जी। हम तुमसे ना क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं, तुम लोग जो हो क्वेश्चन लिख कर लाओगी तो बहुत अच्छे से पीजीटी वाला तैयारी करा देंगे। नहीं लिख कर लाएगी तो हम लोग जैसे बढ़ रहे वैसे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारा बात तुमको आज हम बता दिए हैं, होमवर्क के रूप में एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल है ना, पृथक निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल। तो पृथक निर्वाचक मंडल में किसको किसको दिया गया था। तो सबसे पहले दिया गया था, छोड़ो, पहले तो दिया गया किसको, मुस्लिम को। मुस्लिम को दिया गया।
मुस्लिम को दिया गया। उसके बाद में फिर से किसको दिया गया? सिख वगैरह को। सिख प्लस कई समुदाय को दिया गया। कई समुदाय को दिया गया। उसी कई समुदाय में कौन थे? दलित भी थे। तो हमारा ये वाला जो सवाल है, हमारा सवाल ये है कि गांधी जी ने गांधी जी ने पृथक निर्वाचक मंडल जब दलितों को दिया गया तब विरोध हुआ। तब विरोध किए। यही विरोध जब मुस्लिमों को दिया गया, जब मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया, पृथक तब गांधी जी ने विरोध क्यों नहीं किया? तब गांधी जी ने विरोध क्यों नहीं किया? ये वाला जिसको अच्छे से तैयारी करना है, वो ना लिख करके हमको व्हाट्सएप में भेजना। जो व्हाट्सएप में भेजोगे उसका हम आंसर बता देंगे। जिसको नहीं अच्छे से तैयारी करना है वो खाली जैसे आप करते हो क्लास वैसे ही करते रहो क्लास। सवाल समझ में आ गया? सवाल है कि पृथक निर्वाचक मंडल यानी कि धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर चुनाव क्षेत्र को बांट दिया गया। गांधी जी जैसी दलित को बांटा, वो विरोध किया, हमारा अनशन कर दिया, 5 दिन तक भूखे रहे। तब पुनः पैक्ट हुआ अम्बेडकर और किसके बीच में? गांधी के बीच में। तो सवाल हमारा यह है कि जब गांधी जी इतने समझदार और चालाक थे कि वह समझ गए थे कि अब भारत को बांटने की साजिश है, तो जब मुस्लिम को दिया गया पृथक निर्वाचन मंडल, उस समय में वो क्यों नहीं 5 दिन का उपवास किए? क्यों नहीं इसका विरोध किए? सवाल हमारा यही है। इसको क्या करना, लिख करके लाना है, व्हाट्सएप में भेज देना, तो हम इसका सटीक आंसर बता देंगे। सवाल अच्छा है? समझ में आ रहा है सवाल क्या है कि नहीं आया सवाल समझ में? जो बात तुमको आया कि नहीं आया? हाँ, तो इसका लिखना है ना। लाइन कट गया है? चलो स्क्रीन पे आकर के यहाँ देख लो अभी। इधर आ जाओ तुम लोग, लाइन कट गया है तो। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हमारा 12 नवंबर 1930 को हुआ है। 1930 को स्थान कहाँ है हमारा? सेंट जेम्स पैलेस। कहाँ पे है? लंदन में हुआ है। उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। तो लॉर्ड इरविन थे, तो यहाँ पे देखो बोला गया है कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी ने इसमें भाग नहीं लिया। हम इसका व्याख्या किए कि क्यों नहीं भाग लिया है, कांग्रेस ने क्यों नहीं लिया और महात्मा गांधी ने क्यों नहीं लिया। तो इसका आंसर क्या होगा कि अंग्रेज जो है सो दलित को या नहीं तो जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर अलग अलग निर्वाचक मंडल दे रहा था। तो अलग निर्वाचक मंडल दे रहा था, तो ये लोग क्या बोले कि तुम लड़वा रहे हो, फूट डाल रहे हो। तो गांधी जी राजी नहीं हुए। तो गांधी जी राजी नहीं हुए तो गांधी का चमचा कौन था? कांग्रेस था ना। इसलिए कांग्रेस भी राजी नहीं हुआ, यानी ये लोग बस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो कौन कौन लिया? मुस्लिम लीग यानी मुसलमान के रूप में कौन लिया? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान और मोहम्मद मली। और दलित में से कौन लिया है? तुम्हारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया। सिख समुदाय से भी भाग लिया, ईसाई से भी भाग लिया और एंग्लो इंडियन से भी भाग लिया। बहुत सारा लोग लिया है, लेकिन कांग्रेस नहीं लिया और महात्मा गांधी नहीं लिया। कब? 1930 वाला में। अब अगला वाला देखो, गांधी और इरविन के बीच में समझौता क्या हुआ? गांधी और इरविन के बीच में तब तक ये लोग क्या कर चुके थे? नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिए। तो उससे जब परेशान हो गया तो इरविन बोला, ए गांधी तुम एक काम करो, तुम ना अपना आंदोलन को वापस ले लो, अब बदले में हम भी तुमको कुछ लड्डू मिठाई देंगे खाने के लिए। तो क्या क्या देंगे मिठाई? पहले तो यह बोला लॉर्ड इरविन कि तुम आंदोलन को समाप्त कर दो। और उसके बाद में क्या बोला कि तुम मेरा जो गोल मेज में जो सम्मेलन हो रहा है, गोल टेबल वाला, उसमें भाग लेने के लिए तुम क्या लंदन आ जाओ। और तीसरा बोला कि जो ब्रिटेन वाला फैक्ट्री में कपड़ा उपड़ा जो बना रहा है ना, पार्ले जी और वो जो भी सामान है, उसको तुम खरीदो और जनता को बोलो खरीदे, बहिष्कार नहीं करने के लिए। तो तीन बोला कि तुम मेरा तीन बात मानो। और बदले में महात्मा गांधी जी बोले कि तुम मेरा क्या मानो? 11 को डिमांड मांगो। तो 11 डिमांड को रटना पड़ेगा, इससे एग्जाम में आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन दे देगा ना, इसमें से 11 के बजाय नहीं को 12वां एक्स्ट्रा डिमांड दे देगा, बोल देगा कौन सा इसमें मांग है जो गांधी जी नहीं मांगे थे।
तो नहीं मांगे थे यानी तुमको 11 तो जानना पड़ेगा। तो देखो गांधी जी का 11 सूत्र का बोला था मान लेंगे, लेकिन वह लॉलीपॉप था, एक भी सूत्र को क्या क्या हुआ, नहीं माना। तो नहीं माना तो दोबारा से वह सविना अवज्ञा आंदोलन को फिर से क्या किया, हुआ चालू कर दिए गांधी जी। तो अब हमारे पास में पहला इस 11 सूत्री में पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध लगाना था। उसके बाद विनिमय की दर घटाकर एक सीलिंग को 4 पैसा का बराबर करना था। जैसे अभी $1 हमारा कितना रुपया है, लगभग 80 रुपया 85 रुपया। उसी समय एक सीलिंग को कितना बोला गया, 4 पैसा करने के लिए। भूमि का लगान क्या है, आधा कर देना चाहिए। और उस पर काउंसिल का ही क्या करे, नियोजन रहे। नमक वाला टैक्स को पूरी तरह से क्या कर दे, समाप्त कर दे। और सेना में जो खर्चा हो रहा है वह उसमें कम से कम 50% क्या करे, कमी करे, क्योंकि सारा पैसा तो भारत का ले जा रहा था। बड़ी बड़ी जो सरकारी नौकरियां हैं उसका वेतन क्या कर दे वो लोग, आधा कर दे। और विदेशी वस्त्रों के आयात पर क्या करे, निषेध कर लगाए, माने कि उस पर टैक्स लगा दे, तभी तो वो महंगा होगा, भारत का आदमी सस्ता सस्ता भारत का कपड़ा खरीदेगा। अगला वाला तुम्हारा क्या है कि भारतीय समुद्र तट जो है वह खाली भारतीय जहाज के लिए सुरक्षित रहे, और इसके लिए कानून का क्या हो, निर्माण हो, कोई विदेशी जहाज नहीं खड़ा करे। और जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उसको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। और गुप्तचर जो है, गुप्तचर पुलिस उसको क्या करे, हटा दे, यानी तो उस पर किसका कंट्रोल रहे, जनता का कंट्रोल रहे। और भारतीय को आत्मरक्षा करने के लिए कोई भी हथियार नहीं देता था, तो बोले नहीं हमको आत्मरक्षा करने के लिए क्या दो, हथियार की अनुमति दो। यही हमारा 11 क्या था, डिमांड था। अब दूसरा गोलमेज तो तुमको गांधी इरविन को वाला तुमको पता ही दिया कि इरविन गांधी जी को फुसला लिया कि तुम मेरा बात मान, हम तेरा बात मानेंगे। तो गांधी जी जो है सो राजी हो गए। तो दूसरा गोलमेज तुरंत जो हुआ वह कहाँ पे हुआ तुम्हारा, सेंट पॉल पैलेस लंदन में, 7 सितंबर 1931 में। वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिन लिथगो। तो उसमें जो है कांग्रेस पार्टी शामिल हो गई। तो कांग्रेस से कौन है, महात्मा गांधी है। दलित वर्ग से कौन है, भीमराव अंबेडकर है। मुस्लिम लीग से कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखना, इसमें बहुत सारा नेता था। सिख का अलग नेता है, ईसाई का अलग नेता है, एंग्लो इंडियन का अलग नेता है। यहाँ उतना जगह नहीं है, इसलिए उतना अच्छा दूसरा का हमको पीजीटी वाला भी कराना भी नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे नेता थे। तो यहाँ जब बातचीत होने लगा ना, तो गांधी जी बोले भारत का नहीं तो हम कर रहे हैं। तो ये मना करते, बोला नहीं आप भारत का नहीं है, आप खाली ब्राह्मण का है। दलित का नेता हम है, ये बोला मुसलमान का नेता हम है, पंजाबी का नेता हम है। तो गांधी जी फिर से क्या किए, नाराज हो गए, वो समझ गए कि हमको बेवकूफ बना रहा है। तो गांधी जी एसएस राजपुताना जहाज से लंदन आए थे। तो फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा था, लेकिन यहाँ पर मतभेद हो गया तो वह क्या किया, आंदोलन से वापस आ गए, सॉरी गोलमेज सम्मेलन से फिर क्या आ गया, वापस आ गए। वापस आने के बाद में फिर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो तीसरा हुआ तो गांधी जी बोले अच्छा तुम हमको एक बार लॉलीपॉप दिया था, बुलाया था, मालूम चला लॉलीपॉप मीठा का बजाय खाली क्या तीखा तीखा, हम तब तेरे चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो इस बार कांग्रेस फिर क्या क्या बहिष्कार का क्या, और यह आंदोलन क्या सम्मेलन क्या रहा, असफल रहा। तो इससे सवाल पूछता है कि कितना बार मीटिंग में आए थे। अब देखो पूना समझौता कहानी बहुत अच्छा बता दी है। पूना समझौता जो 1932 में हुआ है, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के विरोध के बावजूद भी अंग्रेज जो है सो बाबा भीमराव को पृथक निर्वाचन मंडल दे चुकी थी, अलग दलित का सीटें अलग कर दिया था, और दो दो वोट दे दिया था। तो केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों का 18% से बढ़ा दिया। अच्छा खैर सोचो, तो जब पूना समझौता क्या हुआ है, पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ है, जहां पे ये क्या बोला 18% से बढ़ा दिया, और 71 सीट जो था उसको कितना कर दिया, 148। और इसी में दो वोटों का अधिकार को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। नहीं तो अभी भारत में कैसा होता, दो वोट का अधिकार होता तो पूरी तरह से विभाजन हो जाता ना भारत का। बहुत सारा था। अब देखो, अब पाकिस्तान की मांग याद रखो। मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, तो नतीजा क्या हुआ, 1940 को वह अपना एक अलग देश का मांग किया, क्या पाकिस्तान का मांग कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 3 ही पेज है। तो पाकिस्तान का ये किया, रेड क्लिफ रेखा कहा। भूदान आंदोलन किससे चला है, विनोबा भावे से चला है। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में की थी। उसके बाद में यही हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो मेन हमारा चल रहा है, हल्का सा हम तुमको हल्का सा हिंट दिखा दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचक मंडल देने के कारण ही पाकिस्तान की मांग हुई, और पाकिस्तान हमारा क्या हो गया, भारत से अलग हो गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था। वायसराय माउंटबेटन ने भारत को यहाँ से क्या किया, अलग पाकिस्तान कर दिया, और यहाँ से भी अलग पाकिस्तान कर दिया। जो रेखा खींचा उसको क्या आंसर रेखा कहा गया, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो आज हम लोग शॉर्टकट में क्या कर चुके हैं, भारत का प्रमुख आंदोलन को देख चुके हैं और गांधी जी वाला देख चुके हैं। बाकी जो बच्चा आया हुआ है